हेलो स्टूडेंट्स, आज के अपनी इस क्लास के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो कि आपकी यूनिट 9 है, क्लास 11 का सेकेंड पार्ट। पिछली क्लास में हमारे कुछ टॉपिक रह गए थे डियर स्टूडेंट्स। सो इस क्लास में वो जो टॉपिक कवर करेंगे वो मैंने बोर्ड के आपके लेफ्ट में लिख दिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज एवरेज स्पीड, रूट मीन स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये जो आपका टॉपिक है ये एग्जाम में ड्राइव करना नहीं आएगा, लेकिन इसका जो रिजल्ट है इनके ऊपर आपको आपके बोर्ड एग्जाम में, मींस आपके फाइनल एग्जाम में और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, एवरेज स्पीड से, क्योंकि हम बात कर रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की, गैस की। सो गैस किसी भी अगर कंटेनर में है तो उसके जो मोलिक्यूल्स होते हैं वो आपके कॉन्टिन्यूअस मोशन में होते हैं। अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल मोलिक्यूल की वेलोसिटी की, तो वो आपकी v1, v2, v3 सोन अप टू होती है। अगर हम उन सभी वेलोसिटी का मीन निकालें, लाइक सबको ऐड करके डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड करें, तो जो अपने पास रिजल्ट आता है वो अपने पास आती है एवरेज स्पीड। लेकिन इसको न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में इसके एक दो और फॉर्मूला बनते हैं, वो क्या? नंबर 1 जैसे √8 kBt अपॉन पाई, और ये आपके पास है स्मॉल m। सो डियर स्टूडेंट, हमें दो फॉर्मूलास के बारे में पता है, लाइक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को हम R/n लिख सकते हैं। नंबर 1, जब आप इस फॉर्मूला के अंदर kb की वैल्यू, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू R/n पुट करेंगे तो हमारे पास नीचे स्मॉल m इंटू कैपिटल N होगा। तो आप यहां देखें, स्मॉल m और कैपिटल N आपका कैपिटल M के इक्वल होता है, राइट? क्योंकि स्मॉल m है आपका एक मोलिक्यूल का मास, n आपके पास है अगर तो नंबर मान लो, या आपके पास टोटल नंबर ऑफ जो मोलिक्यूल्स है वो मान लो। सो टोटल को एक के मास से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास सभी का मास आ जाएगा, जो कि हमने कैपिटल M से लिखा है। नेक्स्ट में न्यूमेरिकल की कंडीशन पे कि आपको न्यूमेरिकल में दे क्या रखा और पूछ क्या रखा है, उसके बेसिस पे RT को हम कई बार PV भी पुट कर सकते हैं, राइट? सो ये अपने पास था फॉर्मूला एवरेज स्पीड का। नेक्स्ट है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें आपका सिर्फ सिंगल सा डिफरेंस है, अगर इंडिविजुअल वेलोसिटी का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट लेते हो, मींस इंडिविजुअल का स्क्वायर करके मीन निकाल के उसका स्क्वायर रूट लेते हो, तो आपके पास रूट मीन स्क्वायर स्पीड आ जाएगी उन गैस के मोलिक्यूल्स की। और रही बात इसके नेक्स्ट वाले फॉर्मूला की, केबीटी की फॉर्म में, ये फॉर्मूला कहां पे रिक्वायर्ड होता है प्यारे बच्चों? कई बार आपको 1 मार्क्स में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आ सकता है। यहां से क्या वो आपसे पूछ सकता है कि जो आपके पास आरएमएस वैल्यू है या एवरेज वैल्यू है वो आपके टेम्परेचर के साथ में कैसे डील कर रही है, मींस आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो वहां पे भी ये आपकी हेल्प करेंगे, ये वाले फॉर्मूले उन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में। सो यहाँ पे नेक्स्ट सेम थिंग है, बस वहां पे 8 था, यहाँ पे कितना है आपके पास 3। यहाँ पे पाई है, लेकिन यहाँ पे नीचे आपके पास पाई नहीं है, बाकी आपके पास एज इट इज। यहाँ पे आपका केबीटी की फॉर्म में था स्मॉल m, यहाँ पे RT बाई कैपिटल M, और नेक्स्ट में PV अपॉन में कैपिटल M। तो ये आप तीनों को थोड़ा ध्यान रखना सीक्वेंस को। नेक्स्ट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये क्या होती है? सो बेटा, किसी न किसी टाइम के ऊपर मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी होती है एक गैस के अंदर, उसको हम बोल देते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। और ये कैसे निकालते हैं? ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला √2 टाइम kBt/m। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है, हमें ये फॉर्मूले ड्राइव करने सिलेबस में नहीं आएंगे, लेकिन हमें इन फॉर्मूलास के ऊपर न्यूमेरिकल या क्वेश्चन आ सकता है, थ्योरेटिकल भी आ सकता है, असोसिएशन रीजन की फॉर्म में भी आ सकता है, और आपका न्यूमेरिकल भी आ सकता है। सो आप यहाँ पे ध्यान दें, तो ये मैंने दोबारा से इनको तीनों को कंपेयर करने के लिए सेम टाइप का फॉर्मूला बनाया है। कई बार तीनों में कंपैरिजन आता है कि कौन सी वेलोसिटी ज्यादा है। सो उसके लिए आप यहाँ पे देखें, आरएमएस सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद आपकी एवरेज, और सबसे कम आपकी होती है मोस्ट प्रोबेबल। और इनमें अगर कोई रेशियो पूछी जाए तो मैंने आपके पास रेशियो भी इनकी आपके लिए बोर्ड पे लिखी है। सो आप ये रेशियो को भी लर्न कर सकते हो इसको और अच्छे से सीखने के लिए टॉपिक को। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक मॉलिक्यूल जब मूव करता है तो उसके पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है मूव करने के लिए, दैट इज योर नेक्स्ट टॉपिक। सो वेट अ मिनट। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। जो आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास कितनी डिग्री है फ्रीडम की, इसका क्या मीनिंग है?
सो कैसे डिफाइन करें इसको, तो मैंने बोर्ड पे लिखा है आपके लिए, इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट से बोले इंडिपेंडेंट जो भी आपके फिजिकल पैरामीटर्स हैं उनकी बात हो रही है, रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब कंप्लीटली द पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। कंप्लीट गैसियस सिस्टम की में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी पोजीशन, उनकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, ये आपकी डिफाइन की जाती है इस टॉपिक से डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट, एफ आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम का सिंबल है, जो इक्वल होता है 3n माइनस में k। यहाँ पे जो n है आपका, ये नंबर ऑफ द पार्टिकल इन द सिस्टम, पूरे सिस्टम में जितने पार्टिकल्स हैं वो, और k आपका होता है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन बिटवीन द पार्टिकल्स, जो इंडिपेंडेंट रिलेशन है। सो इसको अप्लाई कैसे करें, उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। लाइक आपके पास सपोज 3 टाइप की गैस है, ठीक है, 3 ही की ली है मैंने, ज्यादा टाइप की भी हो सकती है क्योंकि पोली के अंदर आप कितने भी टाइप के ले लो, लेकिन मैंने सिंपल वाले जो 3 आपके एग्जांपल है बेसिक वो लिए हैं। नंबर 1 मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस का एग्जांपल है जैसे आपके पास हीलियम, नियॉन, आर्गन, इस टाइप से। तो इस टाइप की गैसेस में n आपके पास 1 होता है, एक अकेले के साथ में कोई इंडिपेंडेंट रिलेशन नहीं है, रिलेशन एटलीस्ट कम से कम 2 के बीच में होता है। सो इसीलिए k की वैल्यू 0 है। n और k की वैल्यू जब इस फॉर्मूला के अंदर पुट करोगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम उसके पास है 3। सो उसके पास ओनली 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, राइट। मींस आपका वो ट्रांसलेशन कर सकता है सपोज x में, y में, z में, इस टाइप से। नेक्स्ट है डायटोमिक गैस। डायटोमिक मींस जैसे आपकी N2, O2, H2, CO एक्सेट्रा, इस टाइप की गैसेस। यहाँ पे जो n है नंबर ऑफ पार्टिकल वो 2 है। जैसे कि मैंने आपको बताया 2 के बीच में कम से कम एक रिलेशन आपका बनता है, वो आप हॉरिजॉन्टल बनाए, वर्टिकल बनाए, किसी एंगल पे बनाए, एक रिलेशन आपका इंडिपेंडेंट बनेगा। सो इन दोनों वैल्यूज को जब आप फॉर्मूला में पुट करोगे तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आएंगे, 5। नेक्स्ट ऐसा ही ट्राया एटॉमिक गैस, लेकिन यहाँ पे एक सिचुएशन है, ट्राया होने के बाद आपके वो लीनियर कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं और आपका नॉन लीनियर कॉम्बिनेशन भी बन सकता है। कैसे, यहाँ पे देखें 3 उसके पास उस पार्टिकल है तो ये आपका नॉन लीनियर रिलेशन है। यहाँ पे भी नंबर ऑफ पार्टिकल 3 है, 1 2 3, लेकिन यहाँ पे वो लीनियर कॉन्फ़िगरेशन को शो कर रही है। डिफरेंस क्या होगा दोनों में, नॉन लीनियर के अंदर जो k होता है, जो इंडिपेंडेंट रिलेशन है वो 3 होंगे, लाइक 1 2 3, राइट। लेकिन नॉन लीनियर में 3, तो लीनियर की अगर बात की जाए तो 3 के बीच में सिर्फ 2 ही रिलेशन है। आप इसको कैसे भी मूव करवा लें, 2 ही रिलेशन बनेंगे। सो इस बेसिस के ऊपर ये आपका नॉन लीनियर के लिए है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 आएंगे, और लीनियर के लिए आपके पास आएंगे 7 जब आप इन वैल्यूज को पुट करोगे। एग्जाम्पल भी है, जैसे ट्राया में नॉन लीनियर आपकी H2O या SO2 होती है, और आपकी लीनियर के लिए CO2 या CS2। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनके अलावा बुक्स में आपको एक्स्ट्रा एग्जांपल भी मिलेंगे। सो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला टॉपिक क्लियर है। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना तीनों एक्सिस में, लाइक x में, y में, z में। और जो ये टॉपिक है आपका, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग। ये आपके टीचर्स भी कई बार आपके जो फाइनल एग्जाम है उसके अंदर आपको 3 मार्क्स में ये एग्जाम में डाल देते हैं। तो प्लीज आप इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। वेट अ मिनट। ये स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इसका क्या मीनिंग है, ये बोर्ड पे मैंने डेफिनेशन लिखी है। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग किसी भी सिस्टम के अंदर जितने भी उसके पार्टिकल्स हैं उनके अंदर जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन आपका होता है वो आपका इक्वल होता है, और इक्वल के साथ साथ वो आपका कितना होता है 1/2 kBT। वो हर एक डायरेक्शन में, हर एक क्वेश्चन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। आप इसको रीड भी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इसको जब नोट्स बनाए तो आप इसको लिख भी सकते हैं अपने नोटबुक में, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन 3 मार्क्स में आएगा, तो आपको ये सारी चीजें लिख के आनी है, राइट। इट स्टेट दैट इन एनी डायनेमिकल सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम, कंडीशन है किसमें होना चाहिए वो, टेम्परेचर कांस्टेंट मींस थर्मल इक्विलिब्रियम, द एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट द वेरियस डिग्री, जितनी भी डिग्री है उसकी, जो अभी हमने डिस्कस की थी डिग्री ऑफ फ्रीडम, उनके अंदर इक्वली आपके डिस्ट्रीब्यूट होगी, एंड द एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल वो आपकी होगी 1/2 kBT, राइट। ये इसकी डेफिनेशन है। अब इस डेफिनेशन को प्रूव करते हैं।
सो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो काइनेटिक एनर्जी हमने ड्राइव भी किया था अपने प्रीवियस क्लास में, वो हमने दो फॉर्मूले ड्राइव किए थे। ये अपने पास पहले होता है, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 1/2 mv²। ये एवरेज के लिए बार का सिंबल यूज किया है, वो क्लास 11th में हमने सीखा है। और ये काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग किसकी इक्वल होती है, 3/2 kBt। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो आपकी ये वेलोसिटी है, ये अकेला सिर्फ v ना होके आपका x का, y का, z का, तीनों टाइप की वेलोसिटी का सम होता है। सो इसीलिए ये जो अपनी काइनेटिक एनर्जी है, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, जो कि फर्दर आपकी इक्वल है 3/2 kBt की। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आपके कॉन्टिन्यूअस मोशन में होते हैं, रैंडमली मूव करते हैं, कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होती है। इस रीजन से जो उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी हर एक मॉलिक्यूल की, वो हर एक डायरेक्शन में इक्वल लेनी पड़ेगी, वो इक्वल होती भी है, राइट। तो अगर ये इक्वल होती है तो इस इक्वेशन के साथ अगर कंपेयर करें तो क्या मुझे इसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि ये 3/2 है और तीनों का सम है। तो अगर मैं एक ही बात कहूं तो ये 1/2 kBt की इक्वल नहीं होनी चाहिए। यस, ये इसी के इक्वल होती है। ये सबसे पहले ये बात कि ये इसके इक्वल होती है, ये बोल्ट्जमैन ने हमें बताई थी। सो और उनका नाम, इस लॉ का क्या नाम रखा था, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी आपकी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है अमंग अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। सो दिस इज द टॉपिक। सो नेक्स्ट इज specific heat of mono, dia and your polyatomic। poly क्यों, क्योंकि poly में ट्राया, इसके 4 है, 5 है, 6 है, जितने भी आपके एटॉमिक गैस है वो सारी की सारी इस वाले में कंसीडर हो जाती है। सो वेट अ मिनट। ये स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेसिफिक हीट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मोनोटोमिक गैस के लिए, डाया के लिए और पोली के लिए। लेकिन क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम में आपको 3 टाइप के गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम बताई थी, मोनो, डाया, ट्राया, तो पहले हम उन्हीं की स्पेसिफिक हीट निकालेंगे तीनों के लिए, और फिर इसके बाद पोली जो आपका एटॉमिक गैस है उसको ट्राई करेंगे। सो नंबर 1, सबसे स्टार्टिंग में, ये तो मैंने शॉर्ट में लिखा है बेटा, बहुत ज्यादा शॉर्ट में, और कंपैरिजन फॉर्म में लिखा है, ताकि आप एक साथ में हर एक वाले को कंपेयर कर सकें कि किसमें क्या डिफरेंस है और आपको इजीली लर्न हो जाए। जब आप अपने नोट्स प्रिपेयर करें तो प्लीज उसमें भी ऐसे ही इसको लिखें, राइट करें, ताकि आपको इजीली इस चीज को लर्न कर पाए। सो आपको स्टार्टिंग में इसको स्टार्ट करने से पहले आपको मेंशन करना होगा कि काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग आपका जो 3/2 kBt जो टोटल एनर्जी है वो होती है, लेकिन लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन के अकॉर्डिंग आपको 1/2 kBt एक मॉलिक्यूल की एक डायरेक्शन में मेंशन होती है। तो ये कुछ बातें आपको लिखनी पड़ेगी। उसके बाद से जो मैथमेटिकल एग्जैक्ट आपका स्टार्ट होगा वो हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1, आपको लिखना होगा टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस U इक्वल टू 3/2 kBt into Na, राइट। सो 3 मींस 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, मींस मोनोएटॉमिक गैस में वो सिर्फ ट्रांसलेशन कर सकता है x y z के अंदर। यहाँ पे Kp और Na को हम R लिख सकते हैं, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है, क्योंकि टॉपिक का नाम है स्पेसिफिक हीट, तो अपने सिलेबस में 2 टाइप की स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और फिर एक रिलेशन है Cp माइनस Cv इक्वल टू R, और सबसे लास्ट में स्पेसिफिक रेशियो जो कि गामा होता है Cp बाय में Cv। तो ये हमें कैलकुलेट करना है सारे के सारे गैसेस के बारे में। तो सबसे पहले हम Cv निकालेंगे। Cv का फॉर्मूला होता है आपके पास du बाय में dt, राइट। वेट अ मिनट। ये स्टूडेंट, Cv का फॉर्मूला आपके पास du बाय dt है। आप u की वैल्यू को पुट करो, डेरिवेटिव में कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर आ जाता है, सो 3/2 r आपका बाहर, dt अपॉन में dt आपका आंसर 1। सो दैट मींस Cv की वैल्यू कितनी आई है, 3/2 इंटू r। अब मेयर रिलेशन से जो आपका Cp माइनस Cv इक्वल टू R वाला होता था, उस रिलेशन से अगर आप ये निकालें तो Cv इक्वल टू, सॉरी Cv नॉट Cv, Cp इक्वल टू Cv प्लस में R। सो आप ये वैल्यू पुट करें Cv की, और आपके पास Cp का क्या रिलेशन आएगा, 5 बाय में 2R। अब क्योंकि आपको गामा की वैल्यू पता है Cp बाय में Cv, तो दोनों का जब रेशियो निकालेंगे तो फाइनली आपके पास जो आंसर आएगा वो 1.67 आएगा मोनोटोमिक गैस के लिए। अब डाया की बात करें तो डाया के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, बस आप ध्यान दें। जो ये आपके पास U है, जैसे कि यहाँ पे 3/2 था क्योंकि इसके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं,
ऐसे ही डाया के पास हमने पढ़ा था, इसके पास होते हैं 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। लेकिन कई बुक्स के अंदर आपको डाया वाले में भी 2 केस मिलेंगे बेटा, तो मैं उनको भी डिस्कस करना चाहती हूँ। अब मुझे नहीं पता कि आप कौन सी बुक को ओबे कर रहे हो, आपके टीचर्स ने कौन सी बुक आपको बोल रखा है कि आप इससे रीड करें, इससे आप प्रिपेयर करें आप अपने फाइनल एग्जाम के लिए। सो 2 बुक में या 3 बुक में क्या आपको सेपरेट मिल सकता है, किन्हीं बुक्स में डाया एटॉमिक गैस को रिजिड के लिए, जो आपका रिजिड रोटेटर टाइप का एक कॉम्बिनेशन होता है, उसके लिए देखा जाए तो उसके लिए होते हैं 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। लेकिन नॉन रिजिड रोटेटर में आपका ट्रांसलेशनल और रोटेशनल के साथ में वाइब्रेशनल मोड भी ऐड होता है। सो अब बुक्स में वहां पे 5/2 ना पढ़ के नॉन रिजिड की बात कर रही हूं मैं, जहां पे वाइब्रेशनल मोड भी ऐड होगा, 7/2 भी आपका हो सकता है ये आंसर। यहाँ पे जैसे मैंने 5/2 केबीटी लिया है, तो नॉन रिजिड के लिए आप यहाँ पे 7/2 लेके चलेंगे तो आप उसको भी निकाल सकते हैं इजीली। दोनों में डिफरेंस क्या है, रिजिड के पास 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, 3 आपके ट्रांसलेशन के, 2 आपके रोटेशन के, ठीक है। लेकिन नॉन रिजिड में आपके वाइब्रेशन के 2 और एक्स्ट्रा ऐड होके 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाते हैं बेटा। सो एनीवेज बिल्कुल सेम पैटर्न पे आपको CV निकालना है, फिर CP निकालना है, उसके बाद CP और CV का रेशियो निकालना है। अगर आपको वो क्लियर है तो आप ये इजीली कर सकते हैं। उससे नेक्स्ट में यस, दिस इज ट्राया एटॉमिक गैस। तो इसमें फिर से नॉन लीनियर और लीनियर कॉम्बिनेशन था, अभी हमने डिस्कस किया था। नॉन लीनियर के अंदर आपका 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, तो आपकी 6/2 ये रेशियो चलेगी। लीनियर में आपके पास 7 होते हैं, तो 7/2 से आप करोगे स्टार्ट की। सेम प्रोसीजर है, CV निकालो, CP निकालो, गामा निकालो। इंपॉर्टेंट थिंग इज मोनो के लिए जो गामा होता है वो 1.67, डाया के लिए 1.4 और ट्राया के लिए देखो आप 1.33 या 1.28। तो क्या देख रहे हो आप, जितने ज्यादा एटम आपके इंक्रीज होते जा रहे हैं उतना ही जो स्पेसिफिक रेशियो है ये आपका डिक्रीज होता चल रहा है बेटा। आप इस चीज को ओबे करें, ठीक है। सो नेक्स्ट इज इसी के अंदर जो ये पॉली एटॉमिक गैस है इसको भी डिस्कस करते हैं। सो वेट अ मिनट, ये स्टूडेंट स्पेसिफिक हीट ऑफ अ पॉली एटॉमिक गैस के अंडर आप क्या लिखेंगे, आप जनरल टर्म लिखेंगे लाइक इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस। यहां पे हमें नहीं पता कि कितने हैं, तो हम जनरली उसको F डिग्री ऑफ फ्रीडम को F ही मानेंगे। सो F/2 kBT T and A, जैसा कि हम बाकी भी केसेस में करते आए हैं, KB और Na को हम R लिख सकते हैं। नेक्स्ट में हम CV निकालेंगे, CP निकालेंगे और फिर लास्ट में क्या निकालेंगे, गामा फॉर पॉली एटॉमिक गैस, और आंसर इज 1 + 2/F। सेम आपका प्रोसीजर होगा। लेकिन कई बार बुक्स के अंदर जनरली पॉली एटॉमिक को जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कैसे माना जाता है कि एक पॉली एटॉमिक गैस के पास 3 जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो आपके हैं ट्रांसलेशन के, 3 ही डिग्री ऑफ फ्रीडम पर 3 ही है उसके रोटेशन के, राइट। लेकिन वाइब्रेशन के क्लियर नहीं है तो वो हमने F-KBT की फॉर्म में माना। मीन्स ये उनके पास वेल डिफाइंड होते हैं पॉली के पास, लेकिन जो वाइब्रेशन वाला है वो डिफर का आपका डिफरेंट होगा। सो इस वजह से इसको जब सोल्व किया तो अपने पास आंसर आया 3 + F' × KBT Na × T। अब KBT और Na को तो हम R पुट करते हैं तो हमारे पास U आ जाएगा पॉली एटॉमिक गैस के लिए। ये और ये आर्टिकल सेम है, लेकिन ये कब है, जब हमें ट्रांसलेशन और रोटेशन के पता है, हमें वाइब्रेशन की मोड नहीं पता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं पता है, ये उसके लिए है। और ये है हमें किसी का नहीं पता है, राइट। सो यहाँ पे आप देखें, अगर आपके पास U आ गया तो आप इजीली CV निकाल लेंगे इसका डेरिवेटिव करके विद रिस्पेक्ट टू T। अगर आपके पास CV आ चुका है तो CP भी आप इजीली निकाल लेंगे मेयर रिलेशन से। अब आपके पास CV भी है, CP भी है, तो आप गामा निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से CP/CV करके, और दैट इज 4 + F' इंटू में R अपॉन में 3 + F'। आप R से R को भी कैंसिल कर सकते हैं। सो इन दिस मैनर वी कैन कंप्लीट आवर टॉपिक अप टू हियर। अब लास्ट में आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। कई बार आपका बोर्ड एग्जाम में या फिर आपके जो फाइनल एग्जाम है CBSE के, उसमें मीन फ्री पाथ पे क्वेश्चन आता है। कई बार ऐसा हो सकता है बेटा आपका कि ब्राउनिंग मोशन, यस, इस पे आपको कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाए। सो कहने का मतलब है जो लास्ट की 4 टॉपिक्स हैं, ये 4-5 है, ये एक ही कंसिडर कर रही हूं मैं इसको, क्योंकि स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड और वाटर को मैं कंपेयर करके आपको करवाऊंगी। सो वेट अ मिनट, ये स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड।
सॉलिड और लिक्विड का कंपैरिजन किया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। अप्लाइंग द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। सपोज जो अपने सॉलिड हैं वो आपके वाइब्रेट कर रहे हैं अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो। तो उस टाइम पे क्या होता है प्यारे बच्चों, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वाइब्रेशन के टाइम पे वो एक बार पोटेंशियल में कन्वर्ट होती है, फिर पोटेंशियल आपके काइनेटिक में कन्वर्ट होती है और वो आपके म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं और ऐसे वो आपका टू एंड फ्रो मोशन में मूव करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। सो उस टाइम पे जो उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है काइनेटिक की और पोटेंशियल की, वो आपकी दे रखी है 3/2 kBt और 3/2 kBt। लेकिन अगर आप एवरेज वाइब्रेशनल एनर्जी को कैलकुलेट करें तो वो सम होता है बेटा काइनेटिक प्लस में पोटेंशियल का। तो अपने पास कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 kBt। लेकिन जब टोटल की बात की जाए, क्योंकि ये था एवरेज, टोटल की बात की जाती है तो उस टाइम पे हमें इसको टोटल जो नंबर ऑफ आपके एटम्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करना होता है। लाइक वो अवेलेबल नंबर जितने होते हैं तो Na से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास इंटरनल एनर्जी आएगी सॉलिड की। एक बार अगर हमारे पास इंटरनल एनर्जी आ गई तो आप ध्यान दें, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस में डेल डब्ल्यू, और डेल डब्ल्यू आपका P इंटू डेल वी होता है। और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात की जाए, और अगर मैं ये भी लगाऊं कि सॉलिड के अंदर जो वॉल्यूम का चेंज है वो ना के बराबर होता है, क्योंकि सॉलिड रिजिड होते हैं बेटा, उनमें वॉल्यूम का चेंज बहुत कम देखने को मिलता है। सो चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। सो अगर आप इस एक्सप्रेशन में इस टर्म को जीरो पुट करेंगे तो आपकी जो हीट है या चेंज इन हीट है वो आपकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल होती है। सो दैट्स व्हाई नेक्स्ट स्टेप में CV इक्वल टू डेल क्यू बाय डेल टी को आप डेल यू बाय डेल टी लिख सकते हैं। फिर जो आपके पास ये u था इसका विद रिस्पेक्ट टू जब t आप डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास स्पेसिफिक हीट फॉर सॉलिड क्या आएगा, 3R के इक्वल आएगा। आपको कई बुक्स में ये सेम जो है आपका स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, ये ड्यूलॉन्ग और पेटिट लॉ, इस नाम से भी आपको ये लाभ मिल सकता है। इनके अकॉर्डिंग इनका मेन सिग्निफिकेंस क्या था, ये कहना चाहते थे कि जो आपकी स्पेसिफिक हीट है वो इंडिविजुअल पार्टिकल के मास के सम के इक्वल नहीं है, वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ एटम्स के ऊपर। और ऑलमोस्ट किसी भी एटम के अंदर जब हम उसको हीट देते हैं ताकि उसका टेम्परेचर राइज हो, है ना, यही हमने पढ़ा है स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन में। सो वो अगर हम सेम सैंपल माने किसी भी एटम का, किसी भी मेटल का, तो सबके लिए रूम टेम्परेचर के ऊपर स्पेसिफिक हीट ऑलमोस्ट आपकी सेम होती है। ये ला ये चीज को सिग्निफाई करता है। नेक्स्ट आपका है स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड। यस, सो लिक्विड को भी अगर हम एक आइडियल जो आपका लिक्विड होता है वो आपका सॉलिड जैसा ट्रीट होता है, ये मान के ये डेरिवेटिव किया गया है। सो लेट अस स्टार्ट। सो यहां पे भी हम स्टार्ट करें, एवरेज वाइब्रेशनल एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स की वो आपके पास है 3 इंटू 3 kBt, राइट। 3 इसके वाइब्रेशनल मोड है, तो टोटल अपने पास कितने होंगे 9 kBt। एवरेज की बात जब बात करते हैं टोटल वाइब्रेशन या इंटरनल एनर्जी की, तो सिंपल सी बात है, इसके साथ में एवोगाड्रो नंबर की मल्टीप्लिकेशन होगी तो हमारे पास टोटल इंटरनल एनर्जी आ जाएगी लिक्विड के केस में। एंड नेक्स्ट इज बाय अप्लाइंग सेम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और मैंने क्या माना है कि आइडियल लिक्विड को भी सॉलिड माना है। सो इस केस में भी ये वाली टर्म आपकी क्या हो जाएगी, जीरो। क्यों? क्योंकि हम जो चेंज इन v है उसको ना के बराबर मान रहे हैं, नेग्जिबल। नेक्स्ट थिंग इज, सो यहां से भी क्या होगा, डेल q इज इक्वल टू डेल u। अब वैल्यू को पुट करें CV की वैल्यू को, तो आपके पास इस केस के लिए क्या आएगा 9R। तो सॉलिड के लिए 3R होता है, लिक्विड के लिए आपके पास ये जो वैल्यू है ये आपकी 9R होती है। इनका डेली लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा यूज है, राइट। कि जैसे सपोज आप उतने ही अमाउंट के सॉलिड को अगर आप हीट कर रहे हैं या उतने ही अमाउंट के आप लिक्विड को हीट कर रहे हैं, तो किसमें आपकी हीट ज्यादा लग रही है, लिक्विड के टेम्परेचर को राइज करने में। आपको ध्यान है वाटर को एज अ कूलेंट, हम जब भी हमारी कोई कार या कोई व्हीकल गर्म हो जाता है तो उसमें पानी डालते हैं, है ना, ठंडा करने के लिए, क्योंकि उसकी जो स्पेसिफिक हीट है वो गर्म होने की, वो ज्यादा, जितना ज्यादा अमाउंट लेगा हीट का उसी के अकॉर्डिंग उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। सो ये जो फिजिकल चीज है ये वहां पे अप्लाई होती है। ओके, नेक्स्ट इज मीन फ्री पाथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। Yes student, this is very important topic
ये आपका थ्योरेटिकल टॉपिक भी आ सकता है, इससे रिलेटेड आपका कोई मैथमेटिकल टॉपिक भी आ सकता है। वेट अ मिनट, ये स्टूडेंट मैंने आपको बोला कि कोई थ्योरेटिकल, कोई न्यूमेरिकल, कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कुछ भी यहां से बन सकता है। सो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका मीन फ्री पाथ। सो लेट अस स्टार्ट। सपोज अपने पास जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो आपके लगातार कॉन्टिन्यूअस रैंडम मोशन और जिग-जैग पाथ को ओबे करते हैं, ठीक है। अब मैं ये मान के चलती हूँ कि गैस में तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक आपका मोशन में है और बाकी सारे रेस्ट पे हैं, ठीक है। तो सपोज वो एक किस किस के साथ आपका कोलाइड करता है, तो फर्स्ट का जब सेकंड के साथ कोलिजन होगा तो बीच का जो रास्ता है जब वो फ्री है तो वो आपका है λ1, फिर λ2 सोन अप टू आप λn तक ऐसे उसके पाथ को देख सकते हैं। अब इस पाथ का जब मीन निकालेंगे तो वो मैंने λ' से लिखा है, सारे के सारे मीन फ्री पाथ को ऐड करके अपोन में जितने नंबर आपका वो कोलिजन हुआ है वो नंबर। अब एक बात करते हैं कि एक जैसे आपका मूव कर रहा है, तो सपोज ए है आपका, जब वो आपका कोलाइड करेगा, कोलिजन करेगा, तो उसके इन्फ्लुएंस में जितने भी आपके और बाकी के मॉलिक्यूल्स आते हैं तो वो सारा हम डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। नंबर 1, नंबर ऑफ कोलिजन सफरिंग बाय द मॉलिक्यूल ए इन अ गिवन टाइम डेल्टी। डेल्टी टाइम में एक जो मॉलिक्यूल है वो कितना कोलिजन करता है, वो इक्वल होगा वॉल्यूम जो भी है उसके एरिया के अकॉर्डिंग और साथ ही नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। सो क्या हम वॉल्यूम को एरिया इनटू डिस्टेंस लिख सकते हैं? हमने पहले भी बहुत बार फिजिक्स में ऐसा किया है। सो यहां देखें, वॉल्यूम को एरिया मींस पाई डी स्क्वायर हमने। अब कई बच्चे सोचेंगे कि मैम ये डी तो इसका डायमीटर है। यस मॉलिक्यूल का तो डायमीटर है, लेकिन जो इसका इन्फ्लुएंस का सर्कल है उसके लिए जो डी है ये आपका रेडियस का काम करेगा, तो उस पर फोकस कर रहे हैं क्योंकि हम कोलिजन देखना चाहते हैं। सो आप इसमें प्लीज कंफ्यूज ना होना, राइट। सो यहाँ पे पाई डी स्क्वायर, ये स्टूडेंट वॉल्यूम को हमने जो पुट किया था पाई डी स्क्वायर वी बार डेल टी इंटू में एन, उसके बाद मीन फ्री पाथ का एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास, दैट इज डिस्टेंस कवर्ड इन डेल्टी अपॉन में टोटल नंबर ऑफ कोलिजन सफरिंग इन डेल्टी। सो हम क्या करेंगे, यहां पे डिस्टेंस को फिर से वेलोसिटी इनटू टाइम के फॉर्म में पुट करेंगे और जो नंबर ऑफ हमने कोलिजन निकाला है अभी इस फॉर्मूला से वो अप्लाई कर देंगे। ऐसा करने से यहाँ पे देखिए डेल वी से डेल वी आपका कैंसिल होगा, डेल टी से डेल टी, तो आपके पास जो लैम्डा बार आएगा वो आएगा 1 अपॉन में n पाई डी स्क्वायर। लेकिन डियर स्टूडेंट ये जो हमने रिजल्ट निकाला है, ये रिजल्ट निकाला है कि अपना सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल गैस का मूव कर रहा है, बाकी सारे रेस्ट पे हैं। लेकिन डेली लाइफ में एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता है, सारे के सारे गैस के मॉलिक्यूल आपके मूव करते हैं। सो उसको कंसीडर करते हुए हमें इस फॉर्मूला को 1/√2 फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है, हम इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट इज, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि जो मीन फ्री पाथ है उसका आप डेंसिटी के साथ में रिलेशन, मास के साथ में, टेम्परेचर के साथ में, वॉल्यूम के साथ में रिलेशन निकाल के दिखाएं। सो उसके लिए हमें इस मेन फॉर्मूला के अंदर कुछ सब्स्टिट्यूट करना होगा। लाइक नंबर 1, डेंसिटी को हम m इंटू एन पुट कर सकते हैं क्योंकि डेंसिटी हमारे पास होती है मास अपॉन में वॉल्यूम। अब वॉल्यूम अगर आपका यूनिट है 1 है और मास को कैपिटल M को स्मॉल m इंटू एन अगर हम लिखें तो हम डेंसिटी को mn लिख सकते हैं। यहां से हमने n की वैल्यू निकाली डेंसिटी अपॉन में मास, और इस वैल्यू को जब हम यहाँ n की वैल्यू में पुट करेंगे तो अपने पास जो नया फॉर्मूला आएगा वो आएगा लैम्डा बार इज इक्वल टू m अपॉन में √2d स्क्वायर पाई और डेंसिटी रो। सो यहां से 2 इंपॉर्टेंट बल्कि 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट आते हैं। नंबर 1, मीन फ्री पाथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, मीन फ्री पाथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, और साथ ही मीन फ्री पाथ इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। लेकिन अगर आप वॉल्यूम के साथ में, टेम्परेचर के साथ या प्रेशर के साथ रिलेशन निकालना चाहते हैं तो आपको हेल्प लेनी पड़ेगी अपनी इक्वेशन ऑफ, जो अपने पास है जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसके अंदर अगर हम कंसीडर करें 1 मोल ऑफ द गैस, देन PV इक्वल टू RT हम लिख सकते हैं। यहां से हमने P को RT बाई में V लिखा।
अब यहाँ पे आपको एक छोटा सा स्टेप लर्न करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट, और वो क्या है, वो आपका स्टेप है आपको n से मल्टीप्लाई करना होगा और n से डिवाइड। क्यों? क्योंकि r बाई n को आप kb लिख सकते हो, n बाई v को आप स्मॉल n लिख सकते हो। ऐसा करके आप स्मॉल n की वैल्यू को p अपॉन में kbt पुट कर सकते हो मेन इक्वेशन में, और जब आप पुट करोगे तो आपके पास फाइनल जो आपका मीन फ्री पाथ आएगा वो आपके पास आएगा kbt अपॉन में √2 पाई d स्क्वायर इंटू p। यहां से हम बोल सकते हैं कि मीन फ्री पाथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। सो यहां से भी आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकता है। अब नेक्स्ट इज अवोगाड्रो नंबर। सो अवोगाड्रो नंबर आपका एक सिंपल नंबर है जिसको Na से रिप्रेजेंट किया जाता है और जिसकी वैल्यू आपके पास होती है 6.0225 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। ये सभी, सपोज मैं एग्जांपल लूं, 1 मोल एक हमने गैस का लिया, 1 मोल हमने दूसरी गैस का लिया। सो दोनों के अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो नियरली सेम होंगे, ये हमें इस अवोगाड्रो नंबर से पता चलता है। Okay student, finally last topic of this class is Brownian motion. So wait a minute. Yes student, last topic of today's class is Brownian motion. एक साइंटिस्ट हुए हैं 1827 के अंदर, स्कॉटिश बॉटनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन। एक्चुअली वो एक बायोलॉजिस्ट थे। वो अपना कोई एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अपने माइक्रोस्कोप के अंदर। वो क्या कर रहे थे, वो पोलिन ग्रेन्स ऑफ अ फ्लावर को सस्पेंडेड वाटर, मींस वाटर के अंदर इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे थे माइक्रोस्कोप के साथ में। जब उन्होंने मॉलिक्यूल्स के मोशन को देखा, ऑब्जर्व किया, राइट। सो बात है, ये जो मोशन होता है ये उन्हीं के नाम पे उनका जो मॉलिक्यूल्स का मोशन है ब्राउनिंग मोशन रख दिया गया। ये एक जिगजैग मोशन होता है, ठीक है। इसका कॉज क्या है, मेन कारण क्या बताया उन्होंने, जो ब्राउनिंग जी हैं उन्होंने इसका रीजन क्या बताया कि क्यों ये मूव करते हैं। तो उन्होंने बोला, सपोज कोई भी चीज है, सपोज ये चौकी है मान लो सपोज, सो ये कोई भी चीज जब फ्लूइड के अंदर जाती है तो फ्लूइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसके ऊपर हर जगह से फोर्स अप्लाई करते हैं। अब जब वो फोर्स अप्लाई होती है तो वो आपकी बैलेंस फोर्स नहीं होती है, वो आपकी अनबैलेंस फोर्स होती है। अनबैलेंस फोर्स की वजह से क्या होगा, वो धीरे धीरे मूव करते हैं, और जब वो मूव करते हैं तो उनके अंदर जो मोशन होता है उनका वो जिगजैग होता है, रैंडम होता है, और हर बार उनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो वो मोमेंट उनका वो विजिबल होता है, दिखाई देता है। सो ये एक रीजन है ब्राउनिंग मोशन का या मॉलिक्यूल्स के मोशन का। अब क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आप ब्राउनिंग मोशन को या तो इंक्रीज कर सकते हो या डिक्रीज। तो मैं अभी आपसे डिस्कस करती हूँ कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपका ये मोशन आपका इंक्रीज होगा। डिक्रीज आप अपने आप कर लेना, राइट। सो इंक्रीज की बात, नंबर 1, बट डिक्रीज द साइज ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल का साइज जितना कम होगा उतना ही वो ज्यादा लिक्विड में, उस फ्लूइड में मूव कर पाएंगे, राइट। नंबर 2, इंक्रीज इन टेम्परेचर। यस, टेम्परेचर इंक्रीज करने से वो एक्साइट हो जाते हैं बेटा, और एक्साइट होने से वो जल्दी जल्दी से अपने मोशन को स्पीडली परफॉर्म करते हैं। सो नेक्स्ट इज डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। यस, इंपॉर्टेंट, जिस फ्लूइड के अंदर वो मूव कर रहे हैं अगर उनकी डेंसिटी भी कम कर दें हम, सो इसका मतलब है डेंसिटी कम होने से वो आपका लेस डेंसर होगा, तो इससे भी पार्टिकल्स को, मॉलिक्यूल्स को मूव करने में थोड़ी आसानी होगी। और लास्ट में है यस, ये भी अपना डेंसिटी से रिलेटेड है, विस्कोसिटी, ठीक है। तो जितना वो कम डेंसर होगा उसकी विस्कोसिटी भी उतनी ही क्या होगी, कम होगी। सो वो भी ब्राउनिंग मोशन के इंक्रीज में हमारी हेल्प करेगा। सो ये अपने पास 4 फैक्टर्स थे, लाइक साइज ऑफ द पार्टिकल वो कम होना चाहिए, इंक्रीज इन द टेम्परेचर, डिक्रीज इन द डेंसिटी और डिक्रीज इन द विस्कोसिटी। सो ये कुछ टॉपिक्स है जो हमने डिस्कस किए हैं आज की क्लास में। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर।